गुड मॉर्निंग बेटा। वो कहते हैं ना कि गुजर रही है उम्र पर जीना भी बाकी है, और जिन हालातों ने पटका जमीन पर उनको उठकर अभी जवाब देना बाकी है कि वक्त को करने दो अपनी मनमानी, अभी मेरा वक्त आना बाकी है, और जो लोग समझ बैठे हैं मुझे लुचर उनको अभी जवाब देना बाकी है। निभा रहा हूँ किरदार अपना इस मंच पर, पर्दा गिरते ही तालियों का शोर मचाना बाकी है। तो नमस्कार बेटा, स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम एक्सरसाइज 4.2 और इससे पहले मैंने जो पहले वाली वीडियो थी इसमें मैंने जो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ थी ना उसके बारे में डिस्कस किया था। आपको बताया था कि एक बार इन प्रॉपर्टीज़ को जरूर रिवाइज कर लें आप, क्योंकि उसी के बेस पे कंप्लीट एक्सरसाइज है। तो जो एक्सरसाइज 4.2 है ना उसके जो क्वेश्चन नंबर 1 to लेकर 7 तक हैं उसमें इसने ये कहा कि विदाउट एक्सपेंडिंग, मतलब जैसे हम एक्सपेंड करते थे ना R1 R2 R3 या C1 C2 C3, अब हमने उसको एक्सपेंड नहीं करना, बिना एक्सपेंड किए हमने प्रूफ करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका डिटरमिनेंट 0 होगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड में इसका डिटरमिनेंट 0 होगा, और थर्ड में भी डिटरमिनेंट क्या होगा 0 होगा। लेकिन ध्यान रखें कि हमने क्या करना है, एक्सपेंड नहीं करना है, क्योंकि इसने क्या कहा है विदाउट एक्सपेंडिंग बोला है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है विदाउट एक्सपेंडिंग तो हम डायरेक्टली करेंगे प्रॉपर्टी का यूज करने के, ठीक है। अदरवाइज एक्सपेंड करेंगे तो डिटरमिनेंट इसका 0 आना ही, लेकिन विदाउट एक्सपेंडिंग। लेकिन वो कब होगा, जब हम वो प्रॉपर्टी में ले आएंगे। तो जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसके अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं, ठीक है, तो ध्यान दें मैंने आपको बताया था किसी भी डिटरमिनेंट में, चाहे वो 3 क्रॉस 3 का है 2 क्रॉस 2 का है, कोई भी दो रो या दो कॉलम अगर इक्वल हो तो उसका डिटरमिनेंट क्या होता है 0 होता है, या कोई भी एक रो या एक कॉलम अगर 0 होना तो भी डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, अब यहाँ अगर तो हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि कोई भी एक रो या एक कॉलम इक्वल होगा, आइडेंटिकल होगा, नहीं दिखाई दे रहा तो हम बना लेंगे, क्योंकि यहाँ पर x + a y + b z + c है, यहाँ x y z है। अगर यहाँ पर x + a y + b और z + c बन जाए तो कुल मिला के जो c1 है वो c3 के क्या हो जाएगा, आइडेंटिकल हो जाएगा। या फिर c2 में x + a y + b या z + c हो जाए तो c2 जो है वो c3 के क्या हो जाएगा, आइडेंटिकल हो जाएगा। और इस प्रकार हम क्या लिख देंगे कि डिटरमिनेंट क्या हो गया 0 हो गया, बैलेंस हो गया, ठीक है। तो आप चाहे ऑपरेशन c1 में लगा लें c2 में लगा लें, दोनों ही ठीक है। मैंने क्या किया c1 में ऑपरेशन लगाया, और क्या लगाया कि c1 + c2, मैंने c1 में ऑपरेशन लगाया कि c1 में c2 को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो क्या बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा मेरे पास x + a, यहाँ पर हो गया y + b, और यहाँ पर कितना हो गया z + c हो गया, ठीक है, क्योंकि मैंने क्या किया c1 में c2 को ऐड किया। अब c2 और c3 में कोई ऑपरेशन नहीं है तो ये a b c, और ये क्या है x + a, ठीक है, और ये क्या है y + b, और ये हमारे पास z + c, ठीक है। हम डायरेक्ट अब डिटरमिनेंट को 0 लिखते हैं, ठीक है ना। रीजन में हम लिखेंगे बिकॉज़ c1 एंड c3 आर आइडेंटिकल, ठीक है ना, ठीक है। यानी कि c1 और c3 क्या है, आइडेंटिकल है, यानी कि आइडेंटिकल है, या मतलब इन दोनों का c1 और c3 जो है दोनों के दोनों क्या है एक जैसे हैं, तो इसलिए डिटरमिनेंट क्या हो गया 0 हो गया, और यही हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा था, ठीक है ना। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन क्या दिखा दिया कि वो 0 के इक्वल होगा। तो समझ में आ गया आपको, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखो उसने क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में उसने कहा कि अगर मान लिया हमारे पास a - b ये डिटरमिनेंट है, इसको हमने 0 दिखाना है, तो या तो हम यही प्रॉपर्टी लगाएं कि r1 r2 के r3 इक्वल हो जाए, c1 c2 c3 इक्वल हो जाए, या फिर हम किसी भी एक रो या एक कॉलम को हम क्या दिखा दें, बैलेंस दिखा दें, यानी कि 0 दिखा दें, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने ऑपरेशन में r1 में भी लगा सकता हूं और c1 में भी लगा सकता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन कर रहा हूं, मैं यहां पे लिख रहा हूं कि r1 में मैंने ऑपरेशन लगाया और क्या लगा दिया कि r1 + r2 + r3, मैंने क्या कर दिया, तीनों को मैंने जोड़ दिया, ठीक है ना। r1 में क्या ऑपरेशन लगाया, r1 + r2 + r3, तो ध्यान दीजिए r1 में क्या होगा, फर्स्ट ही देखिए यहां पहले कितना है a - b, अब ऐड करना है तो कितना हो जाएगा +b और -c, ऐड करना है तो कितना हो जाएगा +c और -a, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट ही हो गया। फिर यहाँ पर कितना हो गया कि b - c है, प्लस में कितना हो गया c
c माइनस a और प्लस में कितना हो गया, प्लस में कितना हो गया a माइनस b हो गया। ठीक है ना। तो कुल मिला के जब यहाँ पर एक और एलिमेंट आएगा ना, पहले इसको देख ले क्या हो गया, a से ये a कैंसिल, c से ये c कैंसिल, b से ये b कैंसिल, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट क्या बन रहा है, 0 बन रहा है। इसी प्रकार सेकंड एलिमेंट इस b से ये b कैंसिल, इस a से ये a कैंसिल और इस c से ये c कैंसिल, ये एलिमेंट भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इसी प्रकार जब मैं यहाँ पर ऐड करूंगा तो इस c से ये c कैंसिल हो जाएगा, इस a से ये a कैंसिल हो जाएगा और इस b से ये भी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ऑपरेशन मैंने क्या लगाया है, r1 प्लस r2 प्लस r3 लगाया है। तो कुल मिला के जब मैंने ये ऑपरेशन लगाया तो जो r1 थी मेरे पास, r1 में क्या हो गया, सारे के सारे एलिमेंट रख के 0 0 0 ही आ गए। ठीक है। अब r2 और r3 में जो है कोई चेंज नहीं है, r2 और r3 में क्या है, कोई चेंज नहीं है। तो ये b माइनस c है, c माइनस a है और a माइनस b है, c माइनस a है, a माइनस b है और b माइनस c है। ठीक है। डायरेक्ट डिटरमिनेंट को हम क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे, बिकॉज r1 इज वैलिड। ठीक है। क्योंकि r1 का प्रत्येक एलिमेंट क्या है, 0 है। तो अगर हम इसको r1 से एक्सपेंड करेंगे तो ये और ये लेंगे तो इस प्रकार इसका डिटरमिनेंट 0, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो डिटरमिनेंट क्या है, 0 आ गया। क्योंकि एक रो या एक कॉलम को ये भी 0 होगा, डिटरमिनेंट क्या होता है, 0 होता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में इसने क्या कहा, क्वेश्चन नंबर 3 में अपनी बार इसने डिजिट दे दिए, वेरिएबल नहीं दी, पर इसने डिजिट दे दी। इसने कहा कि इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, 0 होगा। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए कोई भी एलिमेंट 0 तो बन नहीं रहा है। ठीक है ना। अगर मैं r1 में r2 r3 को ऐड करूं या c1 c2 c3 को ऐड करूं, वो तो 0 बन नहीं रहा। इसका मतलब हम क्या करें, आइडेंटिकल ऑपरेशन की हेल्प करते हैं कि वो देखते हैं बना के। मैंने क्या किया, मैंने ऑपरेशन किस में लगा दिया, c2 में ऑपरेशन लगा दिया। और क्या ऑपरेशन लगा दिया, c2 को मैंने 9 से गुना कर दिया, यानी कि 9c2, और फिर उसमें क्या कर दिया, c1 को मैंने ऐड कर दिया। ठीक है ना। c2 को 9 से मल्टीप्लाई कर दिया और उसमें क्या कर दिया, c1 को मैंने ऐड कर दिया। ठीक है। ऐसे ऑपरेशन हम लगा सकते हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। आप और ज्यादा क्वेश्चन करेंगे ना तो समझ जाएंगे सारी की सारी बातें। और जो प्रॉपर्टी मैंने बताई थी वो आप ध्यान में जरूर रखें। हालांकि जो नोट्स है मेरे पास उनके फोटो खींच के भी मैं ग्रुप में जरूर सेंड करूंगा। ठीक है ना। तो क्या करना है, आपने c2 में ऑपरेशन लगाया कि 9c2 प्लस में c1, कि c2 को आपने 9 से मल्टीप्लाई कर दिया और उसमें c1 को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो इसका मतलब c1 में तो कोई ऑपरेशन नहीं, c1 पर है 2 3 और 5 ये वैल्यू। अब c2 में ऑपरेशन, इसको 9 से मल्टीप्लाई कीजिए, 9 * 7 कितना हो गया, 63, और प्लस में c1, तो 63 + 2 कितना हो गया, 65 हो गया। ये बात समझ में आई आपको। इसको 9 से मल्टीप्लाई कीजिए और प्लस में c1 यानी कि 65, इसको 9 से मल्टीप्लाई कीजिए 72, प्लस में 3 करेंगे तो ये कितना आ गया, 75 आ गया। इसको 9 से मल्टीप्लाई कीजिए 81, 81 प्लस में 5 करेंगे तो ये कितना आ गया, 86 आ गया। और ये कितना है, 65 75 और 86, और डिटरमिनेंट कितना आ गया इसका, 0 आ गया, बिकॉज c2 एंड c3 आर इक्वल या आइडेंटिकल, दोनों में से कुछ भी आप लिखना चाहें आप ये लिख सकते हैं। तो हमारे पास इसका डिटरमिनेंट क्या आ गया, 0 आ गया, क्योंकि c1 c2 और c3 के आगे इक्वल आ गए। तो इस तरीके से हम इसका डिटरमिनेंट कर सकते हैं। ठीक है। तो समझ में आ गया यहाँ तक। तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 4.2 से। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर, मैं सारे के लिए हिंट दूंगा, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है। तो ध्यान दीजिए। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में स्टेटमेंट लिख देता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 में इसने कहा है कि 1 1 1 और यहाँ पर क्या है, BC, यहाँ पर है CA, और यहाँ पर है हमारे पास AB, और यहाँ है मेरे पास A * में B + C, और यहाँ एलिमेंट है B * में C + A, और यहाँ एलिमेंट है C * में A + B। ठीक है। ये इसका डिटरमिनेंट क्या दिखाना है, 0 दिखाना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें कहा है कि यहाँ पर तो है B + C, यहाँ पर C + A है, और यहाँ A + B है। यहाँ इसने कहा कि Q + R है, और यहाँ इसने कहा कि R + P है, और यहाँ इसने कहा कि P + में कितना है, Q है। यहाँ पर Y + Z है, यहाँ Z + में X और X + में Y है, और ये हमने दिखाना है कि 2 टाइम होगा डिटरमिनेंट, किसके लिए, 2 टाइम होगा डिटरमिनेंट
होगा हमारे पास क्या, ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई और जेड। ठीक है ना। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको प्रूफ कर लें, फिर क्वेश्चन नंबर 5 को भी प्रूफ करेंगे। ठीक है ना। स्टेटमेंट में बोर्ड पे इसलिए लिख देता हूँ क्योंकि अगर आप बिना मैथ के बुक के ये वीडियो देखोगे ना तो भी आपको क्लियर समझ में आ जाएगी कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। तो ध्यान दीजिए, इसके डिटरमिनेंट को मैंने क्या दिखाना है, 0 दिखाना है। ठीक है। अब क्या ऑपरेशन लगाए कि या तो हमारे पास हर एक एलिमेंट जो है प्रत्येक एलिमेंट 0 हो जाए। ठीक है। या फिर कोई भी दो रो या दो कॉलम क्या हो जाए, आइडेंटिकल हो जाए, इक्वल हो जाए। ठीक है। तो ध्यान दो, मैंने क्या ऑपरेशन लगाया, मैंने ऑपरेशन लगाया C3 में। ठीक है ना। और C3 में क्योंकि मेरे पास क्या बन रहा है, AB प्लस AC बन रहा है, BC प्लस BA बन रहा है, CA प्लस CB बन रहा है। अगर मैं C3 में क्या ऑपरेशन लगा दूं, C3 में C2 और ऐड कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, AB प्लस BC प्लस AC। यहाँ पर भी AB प्लस BC प्लस AC इस तरीके से हो जाएगा। फिर वो मैं क्या कर सकता हूँ, कॉमन ले सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, C3 में ऑपरेशन लगाया, C3 प्लस में C2, C3 प्लस में क्या लगा दिया, C2 लगा दिया। तो ध्यान दो क्या हो गया, ये 1 1 1 इसमें तो कोई चेंज नहीं, ये BC CA AB इसमें कोई चेंज नहीं, लेकिन यहाँ पर है C3 प्लस C2, पहले मल्टीप्लाई की थी, कितना हो गया, AB प्लस में कितना हो गया, AC और प्लस में C2 मींस BC हो गया। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कितना हो गया, BC प्लस AB, BA को AB लिख सकते हैं और प्लस में क्या है, AC। ठीक है। यहाँ पर भी कितना हो गया कि AC प्लस BC और प्लस में कितना हो गया, AB हो गया। ये बात समझ में आई। ठीक है ना। अब ध्यान दें, यहाँ पे कितना है, AB BC AC, AB BC AC, AB BC और AC। इसका मतलब हर एक एलिमेंट क्या है, सेम है। तो मैं C3 में से कॉमन ले सकता हूँ क्योंकि ऐसा डिटरमिनेंट आपको कहता है। तो क्या लिखेंगे आप, टेकिंग कॉमन AB प्लस BC प्लस AC फ्रॉम C3। ठीक है। तो C3 में से AB प्लस BC प्लस AC कॉमन लेने पर तो कितना हो गया ये, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 1 1। ठीक है। और ये हो गया हमारे पास कितना, BC CA और AB, और यहाँ से ये सारा का बाहर आ गया, ये कितना हो गया, 1 1 और 1। और जो कॉमन लिया है ना वो एलसीडी नहीं है, कहीं पर भी गायब हो जाएगा। वो कहाँ आएगा, वो आएगा इस डिटरमिनेंट के कहाँ पर, मल्टीप्लाई में, यानी कि वो यहाँ पर बाहर लिखा जाएगा कि AB प्लस BC और प्लस AC, क्योंकि ये हमने क्या लिया है, कॉमन लिया। ठीक है। अब यहाँ से क्या हो गया कि C1 और C3 क्या है, आइडेंटिकल है, तो डिटरमिनेंट क्या हो गया, इसका 0 हो गया। तो समझ में आई ये बात आपको। ठीक है। तो इस प्रकार हम इसका डिटरमिनेंट क्या कर सकते हैं, 0 दिखा सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। उसके बाद देखिए आप क्वेश्चन नंबर 5, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा नहीं है, ना मात्र सा ज्यादा है। ठीक है। देखो इसने क्या कहा है, इसने कहा कि प्रूफ कीजिए कि इसका डिटरमिनेंट जो है ना वो क्या होगा, 0 होगा। कि इसका डिटरमिनेंट जो है ना 0 नहीं, सॉरी, इसका डिटरमिनेंट करें तो वो 2 टाइम इसके इक्वल आएगा। ठीक है। हमने ये नहीं करना कि दोनों का डिटरमिनेंट एक्सपेंड करेंगे और फिर दिखाएंगे, बहुत लंबा काम हो जाएगा। जो प्रॉपर्टी हमने दी है हम उसका यूज करेंगे। ठीक है। एक प्रॉपर्टी है, अगर मान लिया हमारे पास R1 R2 R3 या C1 C2 C3 में अगर एलिमेंट ऐसे प्लस या माइनस में हो ना तो हम डिटरमिनेंट को अलग अलग सेपरेट करके लिख सकते हैं एडिशन में। ठीक है। ये प्रॉपर्टी है, जो मेन पॉइंट्स है ना उनमें सारी प्रॉपर्टी है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि प्रॉपर्टी पे ज्यादा फोकस रखा है। इनके प्रूफ भी हैं जो मतलब मेरे नोट्स में है, वो नोट्स में जरूर सेंड करूंगा ग्रुप में, और उनके आप अपने मेन पॉइंट में जरूर लिख लेना। ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड, जो इसकी क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ BCA, ध्यान देना, BCA QRP YZ और X। ठीक है। और फिर प्लस का निशान, अब ये वाले एलिमेंट जो इस साइड वाले एलिमेंट ना, ये सारे क्या क्या बोलो, CAB RPQ और यहाँ पर कितना है, ZX और कितना है, Y है। और क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है। तो इस प्रकार मैं सेपरेट करके इनको लिख सकता हूँ, क्योंकि ऐसा क्या कहता है, मुझे डिटरमिनेंट की जो प्रॉपर्टी है वो कहती है।
ठीक है। अब मैंने क्या बनाना है, ऊपर बनाना है a p x, मेरे पास a p x यहाँ है, तो इसका मतलब मैं क्या करूँ, इस r1 को मैं कहाँ पर लेके जा सकता हूँ, r3 को r1 पे। तो इसमें तो मैंने ऑपरेशन क्या लगा दिया कि r1 में ऑपरेशन लगा दिया कि r1 को तो r3 पे ले गया और r3 को किस पे ले गया, r1 पे। ध्यान दे जो ये सिंबल है ना मेरे पास, ये इंटरचेंज का सिंबल है। किसका सिंबल है, इंटरचेंज का सिंबल है। और जब इस प्रकार इंटरचेंज करते हैं ना, तो बच्चों मैंने बताया था किसी भी एक रो या एक कॉलम में इंटरचेंज करेंगे ना, तो क्या होगा, माइनस का बदलाव आएगा। हालांकि मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज करते हैं ना और फिर डिटरमिनेंट करें, फिर तो कोई बदलाव नहीं आता, लेकिन किसी भी एक रो या एक कॉलम को चेंज करते हैं तो किसका बदलाव आता है, माइनस का। तो क्या हो जाएगा, a p x को ऊपर चला गया और p क्या हुआ, ये आ गया नीचे, और c r z इसमें कोई चेंज नहीं, ये मैंने किसमें किया है, इसके लिए किया। अब इसमें जो है सेम मैं ऐसा ही बनाना चाहता हूं, तो मैंने क्या करना होगा, फिर से a p x को मैंने ऊपर लेके जाना होगा। तो मैंने क्या किया, इसमें मैंने ऑपरेशन लगाया कि जो r1 है उसको तो मैंने r2 में बदल दिया और r2 को किसमें बदल दिया, r1 में बदल दिया। तो ध्यान दो यहाँ पर भी माइनस आ गया, तो क्या हो गया, ये बोलो, ये हो गया a p x और ये आ गया हमारे पास c r z और यहाँ पर हो गया b q और y, b q और y। यहाँ तक क्लियर हो, ठीक है ना। अब ये तो मेरे पास हो गया, लेकिन थर्ड में क्या है, b q y सेकंड पे है, b q y यहाँ पर है सेकंड पे है। तो इसका मतलब है मैंने क्या करना होगा, दोनों के लिए सेम ऑपरेशन, यानी कि r2 को किस में चेंज करना होगा, r3 में, और r3 को किस में चेंज करना होगा, r2 में चेंज करना होगा। तो फिर से चेंज करेंगे तो ये माइनस किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, यानी कि ये आ गया मेरे पास a p x, ये तो है, इसको इसमें चेंज करना है तो माइनस किसमें कन्वर्ट हो गया, प्लस में, ये हो जाएगा कितना, b q y और यहाँ पर कितना हो गया, c r z, ठीक है। फिर यहाँ पर भी ये हो गया प्लस में कन्वर्ट, और सेम कितना हो जाएगा, ये भी a p x और b q y, b q और y, और यहाँ पर कितना हो गया, c r और z हो गया। तो ध्यान दो, डिटरमिनेंट के सेम डिटरमिनेंट और सेम एलिमेंट, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया। तो कुल मिला के हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1 और 1 2, मींस इसको मैं 2 टाइम लिख सकता हूँ और यही मेरे पास क्या है, राइट हैंड साइड, ठीक है। तो इस प्रकार हम इसका डिटरमिनेंट 2 टाइम लिख सकते हैं। हमने प्रॉपर्टी का ही यूज किया है, कुछ भी नहीं किया है। तो ये था बेटा क्वेश्चन नंबर कौन सा, 5, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। इस एक्सरसाइज में से मैंने आपको बताया कि एक 2 नंबर का क्वेश्चन या तो विदाउट एक्सपेंडिंग से आता है या फिर प्रूफ करना आएगा क्वेश्चन नंबर 7 से आगे। जैसे जैसे एक्सरसाइज आएंगे मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता चलूंगा आपको कि कौन सी एक्सरसाइज से कौन सा क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो इसके बाद देखिए अब आप क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा है, इसमें इसने कहा कि प्रूफ कीजिए, क्या प्रूफ करना है हमने, 0 माइनस a b, और ये है हमारे पास a 0 c और माइनस b माइनस c और 0, ठीक है ना। इसका डिटरमिनेंट क्या दिखाना है हमने, 0 दिखाना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, वो खुद प्रैक्टिस करके देख लेना कि क्या आएगा, 4 टाइम a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7 तक ये सेम टाइप थी, मैंने एक क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ा है। अगर आपसे हो जाए तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, हम उसका भी नेक्स्ट लेक्चर में जरूर देखेंगे, उसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ध्यान दीजिए, ये मैंने क्यों कहा है, क्योंकि ये सबसे इसलिए करवा रहा हूँ ये क्वेश्चन भी, अदरवाइज ये भी मैं दे सकता था, क्योंकि इसमें प्रॉपर्टी है ना, बाकी की जो प्रॉपर्टी यूज हुई है पहले वाले 5 क्वेश्चन में, उन सबसे अलग प्रॉपर्टी यूज होगी, ठीक है। अब ध्यान दें, यहाँ पर ना तो कोई इक्वल होगी, अगर हम किसी को आगे पीछे लेंगे ना तो c1 c2 के इक्वल होगा, ना c3 के इक्वल होगा, r1 r2 r3 के इक्वल नहीं होगा, ना ही कोई एक रो या एक कॉलम 0 बन रहा है। तो हमें करना क्या होगा, मैंने ध्यान दो एक प्रॉपर्टी अभी भी मैं बता रहा था, अगर मान लिया ये डिटरमिनेंट का सिंबल है, अगर किसी मैट्रिक्स का हम डायरेक्ट डिटरमिनेंट निकालें और उस मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज करके भी डिटरमिनेंट निकालें ना, तो डिटरमिनेंट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों का डिटरमिनेंट क्या होता है, इक्वल होता है, क्योंकि ऐसा हमें डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी कहती है, ठीक है। अगर मान लिया इसका ट्रांसपोज करके डिटरमिनेंट निकाले ना, तो डिटरमिनेंट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसकी मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, क्या ले ली मैंने, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली। अब इसका डिटरमिनेंट करूं या इसका ट्रांसपोज करके डिटरमिनेंट करूं, तो डिटरमिनेंट में तो कोई फर्क पड़ना ही नहीं, क्योंकि डिटरमिनेंट क्या होना, 0 होना। तो
तो इसका ट्रांसपोज कीजिए, कितना हो गया 0 a माइनस b, यहाँ पर कितना हो गया सेकंड रो में सेकंड कॉलम में माइनस a 0 माइनस b, और ये कितना हो गया, ये हो गया मेरे पास b c और 0। ठीक है, अब मैंने क्या किया, ये तो है मेरे पास 0 a माइनस b माइनस a 0 माइनस c और b c और 0, ये तो ऐसे चीज। ठीक है, इसमें से मैंने क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया। ठीक है ना, क्या कर लिया, माइनस का निशान कॉमन ले लिया, यानी कि r1 c1 में से माइनस कॉमन ले लिया, c2 में से माइनस कॉमन ले लिया, c3 में से माइनस कॉमन ले लिया। तो कुल मिला के जो माइनस सिंबल जो मैंने माइनस 1 कॉमन लिया है, यहाँ से माइनस 1 यहाँ से माइनस 1 तो प्लस 1 हो गया, लेकिन एक और ये माइनस आके कुल मिला के बाहर साइन किसका हो गया, माइनस का हो गया। ठीक है ना, ये मैट्रिक्स वाली बात नहीं है, एक बार माइनस कॉमन ले लिया तो प्रत्येक में से ले सकते हैं हम, किसी भी एक रो या एक कॉलम में से पर्टिकुलर डिटरमिनेंट में कॉमन लेना होता है। ठीक है, तो जब मैंने तीनों में से माइनस कॉमन लिया तो बाहर साइन किसका हो गया, माइनस का हो गया, लेकिन ये किसमें कन्वर्ट हो गया फिर 0 माइनस a b a 0 c माइनस b माइनस c और कितना हो गया 0। ठीक है, अब ध्यान दो, ये डिटरमिनेंट और ये डिटरमिनेंट क्या दोनों के दोनों सेम है। कुल मिला के जब मैं इसको भी साइड लेके आऊंगा तो दोनों के दोनों एक जैसे हो गए, मींस ये हो जाएगा मेरे पास 2 टाइम 0 माइनस a b a 0 c माइनस b माइनस c और 0। ठीक है, और इस इक्वल आ गए 0 इक्वल आ गए। ठीक है, अब मैंने क्या किया, 2 कांस्टेंट है, दोनों तरफ मैंने किससे डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि ऐसा गणित कहता है कि हम दोनों तरफ डिवाइड कर सकते हैं। ये कैंसिल हो गया, तो कुल मिला के यहाँ तो यही रह गया, और 0 को किसी से भी डिवाइड करते हैं तो वो 0 ही हो जाता है, और यही मैंने क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये मेरे पास क्या आ गया, इसका प्रूफ आ गया। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। तो इस प्रकार आपने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लेनी है। ठीक है, तो ये तो थी बेटा एक प्रॉपर्टी। अब जो क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक है ना, वो सारे के सारे क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है, और एक 4 नंबर में क्वेश्चन बोर्ड की परीक्षा में एचबीएससी में भी और सीबीएसई में भी जरूर इसमें से आता है। ठीक है ना, अदरवाइज कॉम्पिटिटिव एग्जाम की मैं बात करूं तो विदाउट एक्सपेंडिंग से ही आता है क्वेश्चन। ठीक है, और इन क्वेश्चन को भी हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंड नहीं करेंगे। मैंने बताया था डिटरमिनेट करते हुए आपको कि जब भी आप डिटरमिनेट करो तो उस रो या उस कॉलम से एक्सपेंड किया करो जिसमें क्या हो, मैक्सिमम नंबर ऑफ 0, क्या हो, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ 0। ठीक है, तो अब हम कौन सा क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, लेकिन उसमें कंडीशन ये नहीं है कि विदाउट एक्सपेंडिंग आप डायरेक्ट भी एक्सपेंड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है मेरे पास बुक में, इसने क्या है, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट्स इन एक्सरसाइज 8 to 14 शो दैट। ठीक है ना, अब हम एक्सपेंड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 और उसका फर्स्ट पार्ट, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 8 और पार्ट फर्स्ट है उसका 1 1 1 a b c a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, और इसका डिटरमिनेंट बच्चों हमने दिखाना है कि क्या होगा, a माइनस b b माइनस c और c माइनस a। ये हमने क्या करना है, c माइनस a, ये हमने दिखाना है। जबकि सेकंड पार्ट हमें कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट वो हमें कहता है कि 1 1 1, और यहाँ पर है आपके पास a b c a क्यूब b क्यूब c क्यूब, और ये जो है इक्वल होगा a b माइनस b माइनस c a माइनस b b माइनस c इनटू c माइनस a, ध्यान रखें मल्टीप्लाई में, और यहाँ पर होगा a प्लस b प्लस c। ये ठीक है, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 और उसकी स्टेटमेंट की हमने इसको प्रूव करना है कि डिटरमिनेंट दोनों होगा क्या होगा, राइट हैंड साइड के इक्वल होगा। ठीक है, हम डायरेक्ट एक्सपेंड नहीं करेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंड करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। मैं कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ 0 बना लो किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने ऑपरेशन लगाया R1 में, और क्या ऑपरेशन लगाया कि R1 माइनस R2, एंड ऑपरेशन लगाया मैंने R2 में, और क्या ऑपरेशन लगाया कि R2 माइनस R3। आप इसको देखिए, अगर a माइनस b माइनस c ये कैसे बनेगा, तो ध्यान दो R1 में तो मैंने ऑपरेशन क्या लगाया है कि R1 में से R2 को घटाना, 1 माइनस 1 कितना हो गया 0, यहाँ पर कितना हो गया a माइनस b, यहाँ कितना हो गया a स्क्वायर, और माइनस में कितना हो गया b स्क्वायर।
1 माइनस 1 कितना हो गया 0, यहाँ पर कितना हो गया b माइनस c, यहाँ पर कितना हो गया b स्क्वायर माइनस में c स्क्वायर, यहाँ पर कितना हो गया 1 c और c स्क्वायर। ठीक है, अब मेरे पास क्या हो गया मैक्सिमम 2 जीरोस आ गई, तो मैं इसको एक्सपेंड कर सकता हूँ, लेकिन अभी भी मैं इसको एक्सपेंड नहीं करूंगा क्योंकि अभी भी इसमें बहुत कुछ करना बाकी है। इसको और सिंपल बना लेंगे। और सिंपल कैसे बनेगा, ध्यान दो, 0 0 1 a माइनस b माइनस c a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आइडेंटिकली a माइनस b a प्लस b, यहाँ पर आइडेंटिकली b माइनस c b प्लस c, और यहाँ पर आइडेंटिकल लेंगे तो कितना हो गया ये c स्क्वायर। ठीक है, नाउ टेकिंग कॉमन a माइनस b फ्रॉम r1 b माइनस c फ्रॉम r2। ठीक है, तो टेकिंग कॉमन a माइनस b फ्रॉम r1 एंड b माइनस c फ्रॉम r2। ठीक है, तो ध्यान दे जब हम इसमें से कॉमन लेंगे, आपने ये लाइन लिख लेनी है फिर ये लिखना है, तो कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 0, यहाँ पर 1 और यहाँ पर कितना रह गया a प्लस b रह गया। यहाँ पर जब आप कॉमन लेंगे तो ये तो 0 है, यहाँ पर 1 हो गया और यहाँ पर कितना रह गया b प्लस c रह गया, ये है 1 c और c स्क्वायर। ठीक है, नाउ एक्सपेंडिंग इट्स फ्रॉम r3 सॉरी c1 से अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ एक्सपेंड कर सकता हूँ, तो एक्सपेंडिंग फ्रॉम कहाँ से c1 से, तो ये एलिमेंट लेने की जरूरत नहीं, ये लेने की जरूरत नहीं, सिर्फ 1 लेना है। तो 1 के अकॉर्डिंग ये तो कॉलम छूट गया और ये रो छूट गई, तो ये आ गया मेरे पास a माइनस b माइनस c तो पहले से ही है, तो ये कॉलम और ये रो छूटा मल्टीप्लाई में 1 है, तो इसकी से मल्टीप्लाई कितना रहेगा b प्लस c, क्योंकि डिटरमिनेंट ऐसे ही करते हैं हम, पर्टिकुलर कॉलम और पर्टिकुलर रो को हम छोड़ देते हैं, तो b प्लस c और माइनस में क्या हो जाएगा बोलो माइनस a और माइनस में कितना हो गया b। ठीक है, तो b से b क्या हो गया कैंसिल, तो कितना बच गया ये a माइनस b माइनस c और c माइनस a, और यही हमारी क्या है बच्चों राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो समझ में आया, कुछ नहीं करना है आपने, ये करना है पहले तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस बनाने हैं, जीरोस बनते ही हमने क्या करना है फिर मैक्सिमम कोशिश करनी है कि जो डिटरमिनेंट है उसको हम इजी फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, तो जो कॉमन आपका होना दिखाई देता जरा सा भी वो कॉमन ले लें, उसके बाद आप एक्सपेंड करें। ठीक है ना, डिटरमिनेंट आपको करना आता है, ये 3 क्रॉस 3 का मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस होती है, जीरोस लेने की जरूरत नहीं, जो एलिमेंट होता है करस्पॉन्डिंग कॉलम करस्पॉन्डिंग रो को हम छोड़ देते हैं, बाकी का डिटरमिनेंट करते हैं, तो इससे मल्टीप्लाई माइनस में इसकी सिंपलीफाई किया तो हमने राइट हैंड साइड आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार हम इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए एक्सरसाइज 4.2 से क्वेश्चन नंबर 8 और उसका पार्ट कौन सा आपकी बार सेकंड पार्ट है, और सेकंड पार्ट में इसमें ये कहा है कि आपने राइट हैंड साइड के इक्वल जो है इसको दिखाना है। तो ध्यान दीजिए, लगाइए माइंड में आइडिया कि क्या ऑपरेशन लगाएं, कैसे मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस बन सकती हैं। ठीक है ना, कैसे बनेगी कि c1 में ऑपरेशन c1 माइनस c2 और c2 में ऑपरेशन c2 माइनस c3। आपने क्या किया है c1 में ऑपरेशन c1 माइनस c2 एंड c2 में ऑपरेशन कि c2 माइनस c3। तो जब यहाँ पर आपने ऑपरेशन लगाया तो 1 माइनस 1 कितना हो गया 0, यहाँ पर कितना हो गया a माइनस b और यहाँ पर कितना हो गया a क्यूब माइनस में b क्यूब। ठीक है, उसके बाद 1 माइनस 1 0, यहाँ पर b माइनस c, यहाँ पर कितना हो गया b क्यूब माइनस में c क्यूब, और यहाँ पर 1 c और ये c। तो ध्यान दें, अब भी मैं इसको एक्सपेंड नहीं करूंगा क्योंकि मैंने बताया था कि मैंने इसको और इजी फॉर्म बनाना है। अगर अकॉर्डिंग टू रूल 2 जीरो मेरे पास बन गई है, लेकिन अब मैं इसको एक्सपेंड करूंगा ना शायद और रिजल्ट आने में डिफिकल्टी होगी। ठीक है, तो इसलिए इसको और इजी फॉर्म कैसे बनेगी 0 a माइनस b, ये आइडेंटिटी खोल दीजिए a क्यूब माइनस b क्यूब क्या होता है फर्स्ट ब्रैकेट a माइनस b और सेकंड ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस है तो प्लस a b आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर भी आइडेंटिटी खोलिए 0 b माइनस c, ये आइडेंटिटी क्या हो जाएगा फर्स्ट ब्रैकेट b माइनस c और सेकंड b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और प्लस में क्या आ जाएगा bc आ जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद ये कितना हो गया 1 c और c क्यूब। ठीक है ना, अब क्या करना है a माइनस b का मैंने कॉमन ले लिया किसमें से c1 में से, और b माइनस c मैंने कॉमन ले लिया किसमें से c2 में से। तो आपने क्या लिखना है टेकिंग कॉमन a माइनस b फ्रॉम c1 एंड b माइनस c फ्रॉम c2। ठीक है, तो ऐसा करने के बाद मेरे पास क्या बचा, मेरे पास
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए बी। यहाँ पर कितना बच गया 0 1 और बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस बी सी, और यहाँ पर कितना हो गया 1 सी और सी क्यूब। ठीक है, अब भी मैंने क्या करना है, डायरेक्ट मैं इसको ऑपरेशन नहीं लगाऊंगा, मैं कोशिश करूंगा कि एक 0 और बढ़ जाए या फिर डायरेक्ट ऑपरेशन लगाएंगे तो भी बात बढ़ सकती बढ़ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, ऑपरेशन लगा देना। ठीक है, अब हमने करना क्या है, अब मैंने ऑपरेशन लगा देना है, इसमें एक्सपेंड कर देना है इसको किससे r1 से। तो एक्सपेंडिंग बाय r1, एक्सपेंडिंग बाय r1, तो r1 से एक्सपेंड किया तो a माइनस b तो एज इट इज, b माइनस c ये भी एज इट इज, ये एलिमेंट लेने की जरूरत नहीं है, ये एलिमेंट लेने की जरूरत नहीं है, इसके करस्पॉन्डिंग ये तो कॉलम छूट गया, ये रो छूट जाएगी। अच्छा, आपके माइंड में ये क्वेश्चन पूछ रहा होगा कि -1 रेज़ टू पावर निकले हुए, क्योंकि इससे पहले वाले में -1 रेज़ टू पावर इवन की तो पॉजिटिव साइन था, यहाँ पर भी देखो -1 रेज़ टू पावर 1 प्लस 1 रहेंगे पॉजिटिव साइन, -1 रेज़ टू पावर 1 प्लस 2 रहेंगे नेगेटिव, लेकिन 0 है तो जरूरत पड़ी ही नहीं साइन की। यहाँ पर -1 रेज़ टू पावर पोजीशन a13 है तो प्लस का साइन ही है, इसलिए नहीं दे रहा मैं, तो क्या हो जाएगा 1 एज इट इज, और इसके करस्पॉन्डिंग ये कॉलम छूट गया और ये छूट गई, इसकी इससे मल्टीप्लाई क्या हो गया बोलो, ये हो गया मेरे पास b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और प्लस में क्या हो गया bc। यहाँ पे क्या हो गया -a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और माइनस में क्या हो गया ab हो गया। ठीक है, और रिजल्ट को मैंने क्या दिखाना है, रिजल्ट को मैंने दिखाना है दो टर्म और हैं कि c माइनस a आना चाहिए और a प्लस b प्लस c आना चाहिए। तो ध्यान दें यहाँ से क्या हो गया b स्क्वायर से तो ये कैंसिल हो गया, सॉरी ये नहीं, b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, अब हम क्या लिख सकते हैं इसको a माइनस b माइनस c, यहाँ पर मैं इस ब्रैकेट का यूज कर लेता हूँ, मैंने क्या लिख लिया c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, इसको तो अलग से लिख लिया, और इसको मैंने लिख लिया bc माइनस में ab, इसको मैंने क्या लिख लिया अलग से लिख लिया और ये ब्रैकेट लगा। ठीक है, तो मेरे पास क्या रह गया a माइनस b माइनस c है जी, इसको मैंने आइडेंटिटी को सोल्व किया तो a c माइनस a और c प्लस a, यहाँ से मैंने कॉमन क्या ले लिया, मैंने क्या चाहिए c माइनस a चाहिए तो c माइनस a, b को मैंने कॉमन ले लिया तो कितना रह गया इसमें c माइनस a रह गया। ठीक है, अब पूरे में से कॉमन क्या है, कंप्लीट में से c माइनस a कॉमन है तो a माइनस b माइनस c, कंप्लीट में से कॉमन c माइनस a ये कॉमन है, अंदर कितना रह गया c माइनस a, यहाँ से कॉमन आ गया तो कितना रह गया a प्लस c, यहाँ कितना रह गया b, मींस इसको मैं क्या लिख सकता हूँ a प्लस b प्लस c और इक्वल टू क्या आ गई राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये था एक्सरसाइज 4.2 से क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो यहाँ तक लगभग जो है हमने एक्सरसाइज में 16 क्वेश्चन है और 16 में से जो है 8 क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए हैं और मिनट सिर्फ लगी है 34। ठीक है, तो लगभग 34 मिनट में हमने इतना काम कर लिया है, तो आपने ये सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व करके देखने हैं। फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो उसके बाद जो इससे अगला लेक्चर होगा उसमें हम कोशिश करेंगे कि जो एक्सरसाइज 4.2 है वो सारी की सारी ही कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो मैंने बताया कि एक्सरसाइज 4.2 जो है इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और एग्जाम में एक 4 नंबर का क्वेश्चन इसमें से जरूर आता है, तो इसको आपने हल्के में नहीं लेना है, सारे के सारे के क्वेश्चन को आपने कर लेना है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, तो मिलते हैं बेटा एक नए लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।